हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में परमाणु की संरचना के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको अणु, परमाणु, दोनों में अंतर और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताया था। अब जो है उसके आगे की चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ। तो जैसा कि डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है, उसे हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। परंतु जब बाद में उनके बाद बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने परमाणु पर बहुत ही शोध किया और बहुत रिसर्च की, तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु जो है वो विभाजित है। विभाजित होने का मतलब वो अन्य किसी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। तो वास्तव में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई, तब पता चला कि परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। तो परमाणु के मेनली संगठन में आपका क्या आता है कि 3 कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। परंतु टोटल परमाणु की बात अगर हम करें तो टोटल परमाणु जो है वो हमारा उदासीन कण होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता। जब कोई आवेश नहीं होता तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस पर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, जिससे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और नेट चार्ज जो होता है वो उस पर क्या होता है, ज़ीरो होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, नाभिक के केंद्र में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसके अंदर होते हैं, इसलिए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे टॉमसन ने की थी। थॉमसन भी बोलते हैं, टॉमसन भी बोलते हैं। सर जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जो कि एक ऋणावेशित कण होता है। ये कैसा कण है, ऋणावेशित। इस पर आवेश कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इसका द्रव्यमान अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु हमारा सबसे हल्का कण होता है, सबसे हल्का परमाणु होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु का भी 1/1837वां भाग होता है। कभी कभी इसको हम लोग 1/1840 भी लिखते हैं। यानी अगर हम 1840 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे तब एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होगा। इसका द्रव्यमान अगर हम किलोग्राम में व्यक्त करते हैं तो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। और इसी को अगर हम ग्राम्स में व्यक्त करें तो 10⁻, इसको हम लोग 1000 से गुणा कर लेंगे तो -28 ग्राम हो जाएगा। इस पर आवेश कितना होता है, आवेश को हम लोग इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक होता है। माइनस, चूँकि ऋणावेशित है, ऋणावेश है इसलिए माइनस हमने लगाया है, और 1.6 × 10⁻⁻19। अब अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज किसने की है, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रोटॉन की खोज की। ये एक धनावेशित कण है। अभी हमने बताया था इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, प्रोटॉन धनावेशित है। ये नाभिक के भीतर होता है। नाभिक यानी जो परमाणु का सेंटर होता है उसके भीतर होता है, बहुत ही सूक्ष्म जगह है। इस पर इसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसको हम 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, या इसको ग्राम्स में अगर लिखेंगे तो 1.67 × 10⁻24 ग्राम होगा। इस पर आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। परंतु इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और इस पर जो होता है वो धनावेश होता है। न्यूट्रॉन की खोज सर जेम्स चाडविक ने की थी। ये एक उदासीन कण है, इसका मतलब इस पर आवेश कितना होता है, 0 होता है। ये भी नाभिक के भीतर होता है और इस पर इसका जो द्रव्यमान होता है, m से हम लोग द्रव्यमान मास लिखते हैं, इसका जो द्रव्यमान है mn, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है, वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो
ये तो हमने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज सर जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, परंतु इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग बराबर होता है, वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। वो कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन जो होता है नाभिक के भीतर होता है और न्यूट्रॉन भी नाभिक के भीतर होता है। तो बच्चों, आपको इस पर अब एक काम आपको करना है, जो इसका होमवर्क है वो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अंतर लिखना है। अंतर लिखने का मतलब है कि तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आपको बतानी है। अब हम लोग बात करते हैं परमाणु संरचना। अब परमाणु एक्चुअली में है कैसा? परमाणु के बारे में तो हम लोग नहीं जानते, बहुत सूक्ष्म होता है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा है। जब बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई तब पता चला कि परमाणु कैसा है। उसके लिए विभिन्न साइंटिस्ट ने 1 बाय 1 अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। उसमें से कुछ विफल हुए, कुछ सफल हुए, कुछ में कुछ संशोधन किया गया। तो सबसे पहले सर जे टॉमसन ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। उस मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। आपने वाटरमेलन यानी तरबूज, तरबूज आप जानते हो। तरबूज कैसा होता है? लाल रंग का अंदर होता है और उसके अंदर कहीं कहीं पे सीड्स, काले रंग के सीड्स जो होते हैं, बीज जो होते हैं वो धंसे रहते हैं और वो पूरा गोलाकार होता है। इसको भी एक तो जे टॉमसन मॉडल था, दूसरा रदरफोर्ड मॉडल था और तीसरा नील्स बोर मॉडल था। तो सबसे पहले टॉमसन ने बताया कि हमें ये तो पता ही चल गया था कि प्रोटॉन मतलब जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, और धनावेश यानी प्रोटॉन और ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन। तो अभी न्यूट्रॉन के बारे में इनको नहीं पता था थॉमसन को, तो उन्होंने अपना मॉडल जो प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने बताया कि परमाणु जो है वो पूर्ण गोलाकार होता है जैसे तरबूज होता है, और उसके भीतर जो धनावेश होता है वो एक समान रूप से फैला हुआ होता है। यानी जो रेड पार्ट तरबूज में होता है ना, वो समझ लीजिए आपका क्या हो गया, वो धनावेश हो गया। और जो उसके सीड्स होते हैं, सीड्स यानी ब्लैक पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में अंदर धंसे रहते हैं। अब परंतु अगर इसकी बात हम लोग करें, चर्चा करें, तो क्या सीड्स और उसका जो रेड पार्ट होता है वो क्या इक्वल होता है? नहीं होता। तो क्या परमाणु उदासीन हो सकता है? नहीं हो सकता। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो रदरफोर्ड मॉडल को सपोर्ट नहीं कर पाई। उनकी विफलता का मुख्य कारण क्या था कि परमाणु मॉडल की पुष्टि जो है वो प्रायोगिक नहीं हो सकी, मतलब किसी प्रयोग के द्वारा उसकी पुष्टि नहीं हो पाई, इसलिए उनका मॉडल जो है वो सफल नहीं रहा, विफल हो गया। नेक्स्ट रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक अपना अल्फा स्कैटरिंग मॉडल प्रस्तुत किया जिससे नाभिक की खोज। अभी इसमें नाभिक नहीं था, अभी इसमें नाभिक नहीं पता था। देखिए इसमें क्या था कि पूरे में जो धनावेश था वो एक समान रूप से फैला हुआ था। अब अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में क्या था, उन्होंने बताया, इन्होंने गोल्ड की, सोने की पतली पन्नी ली और उस पर अल्फ़ा कणों, ये सपोज़ गोल्ड की पतली पन्नी है और उस पर अल्फ़ा कणों की बौछार कराई, बॉम्बार्डमेंट कराई। जब बौछार कराई तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फ़ा कण जो थे, वो एकदम स्ट्रेट निकल जा रहे थे बिना डेविएट हुए। कुछ अल्फ़ा कण छोटे एंगलों पे मुड़ करके, छोटे कोणों पे मुड़ जा रहे थे, और कुछ अल्फ़ा कण 180 डिग्री पर ये रोटेट कर जा रहे थे, वापस आ जा रहे थे। तो इन्होंने इससे 3 पॉइंट से निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में ऐसा बहुत सा स्थान होता है जो कि खाली होता है। अल्फ़ा कण एक्चुअली धन आवेशित होता है, धन आवेशित होते हैं। तो अब बहुत सा स्थान खाली है, इसलिए अल्फ़ा कण जो है उनसे बिना टकराए सीधे निकल जाते हैं। कुछ पार्ट जो है वहाँ पे कुछ
अल्फा कण जो थे वो स्मॉल एंगल पर हो रहे थे, और जो सेंटर से जा रहे थे, बीच से एकदम अल्फा कण जा रहे थे, वो पूरी तरह से परावर्तित होकर के वापस लौट आ रहे थे। इसका मतलब ये था कि जितना भी, चूँकि ये धनावेशित था, अल्फा कण धनावेशित होता है, तो धनावेशित ही धनावेशित को प्रतिकर्षित करेगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि परमाणु में जितना भी धनावेश होता है वो सारा का सारा कहाँ पे होता है, उसके केंद्र में होता है, और यही जो केंद्र था और वो बहुत ही सूक्ष्म स्थान पर होता था, उसका नाम उन्होंने क्या रखा, नाभिक रखा। अब हमें ये पता चल गया कि परमाणु में कुछ होता है केंद्र, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं, और नाभिक के भीतर ही सारे का सारा धनावेश उपस्थित रहता है। धनावेश उपस्थित होने का मतलब सारे के सारे प्रोटॉन जो हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं, और जो कि कुछ अल्फा कण हल्के एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे, इसलिए उन्होंने पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नाभिक के बाहर कहीं कहीं पर स्थित होते हैं। अभी उन्हें कक्षाओं के बारे में नहीं पता था, कहीं कहीं पर स्थित होते हैं, उन्होंने ये बताया। तो ये 2-3 पॉइंट्स इन्होंने क्लियर किए, जिससे उन्हें नाभिक की खोज के बारे में पता चला। अब नेक्स्ट मॉडल दिया नील्स बोर ने, जिसे हम लोग बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसको उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से थोड़ा सा बढ़ाया। इन्होंने ये बताया कि परमाणु पूर्ण गोलाकार होता है, जिसमें उसका समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान जो होता है उसके केंद्र पर निहित रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो डॉट डॉट हमने बनाए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, जैसे आपने वो पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा है, सोलर सिस्टम, यानी सूर्य हो गया, सूर्य के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं हैं जिसमें अलग अलग ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, पर एक कक्षा में एक ही ग्रह चक्कर लगाता है। यहाँ पर क्या है, ये भी सोलर मॉडल ही कहलाता है, परंतु जो वहाँ पे सूर्य है वो यहाँ पे नाभिक हो जाता है, और नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाएं होती हैं, उन विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब ये इसमें नहीं है कि एक कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इनके लिए अलग पॉइंट्स हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32, इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। तो नील्स बोर ने जो बताया उनके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स थे, जो कि उनके परमाणु मॉडल को काफ़ी हद तक उन्होंने सिद्धि प्राप्त हुई, कह सकते हैं कि उनका सफल रहा। एक आध पॉइंट्स और हैं जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो वो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। अब एक पॉइंट आता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसे हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि परमाणु के भीतर 3 कण हैं, कौन कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब परमाणु क्रमांक है और उसके अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर जो होता है वो क्या क्या होता है, सपोज़ ये आपका परमाणु है, ये आपका नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है, परमाणु के भीतर जितने भी प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक कहेंगे। इसे हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं, तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, और चूंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, धनावेश ऋणावेश के बराबर होता है, अतः हम कह सकते हैं Z बराबर P बराबर E, यानी Z है परमाणु क्रमांक, P है प्रोटॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है कि परमाणु नाभिक के भीतर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का जो योग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या क्या हो गई, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो A बराबर हम लिख सकते हैं P प्लस N, यानी A हो गया द्रव्यमान संख्या, P हो गया प्रोटॉनों की संख्या, N हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या, और P जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, इसलिए A बराबर E प्लस N भी हम लोग लिख सकते हैं। नाभिक के अंदर चूँकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय कण होते हैं, नाभिक के भीतर होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब इस पर आधारित हम कुछ आपको पॉइंट्स बताएंगे। हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, एक पढ़ा Z इज इक्वल्स टू P
इज इक्वल्स टू ई, यानी परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, और मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो अगर हमें कहीं पे प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है, प्रोटॉनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी जो होता है वो जेड के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हमें निकालनी है तो ई जो होता है वो भी जेड के बराबर होता है, और न्यूट्रॉन की संख्या अगर हमें निकालनी है तो एन जो होता है, यहाँ से देखिए एन क्या हो जाएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन, ये लिख सकते हैं क्योंकि पी जो है वो जेड के बराबर है, तो एन बराबर हम ए माइनस जेड भी हम लिख सकते हैं, या एन बराबर ए माइनस पी लिख सकते हैं, या एन बराबर ए माइनस ई लिख सकते हैं। ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। अब मान लीजिए, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ करते हैं। सपोज़ कोई एक्स एक तत्व है, इसको हमने तत्व कहा, इसमें नीचे की ओर जो लिखा जाता है ये होता है इसका परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर लिखा जाता है ये होता है इसकी द्रव्यमान संख्या। अब मान लीजिए कोई एक तत्व लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन 1H1, इसका मतलब तत्व कौन सा हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ। इसमें इसका परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक यानी Z बराबर कितना है, यहाँ पे 1 है, और द्रव्यमान संख्या कितनी है, A बराबर भी कितना है, 1। अब अगर इसमें हमें प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखिए प्रोटॉन जो होता है वो Z के बराबर होता है, यानी कितना हो गया, Z बराबर 1 है। इलेक्ट्रॉन भी Z के बराबर होता है, यानी 1 हो गया, और न्यूट्रॉन जो होता है वो A माइनस जेड के बराबर होता है, यानी 1 माइनस 1, ऊपर वाले में से नीचे वाले, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नीचे वाले के बराबर होते हैं, और न्यूट्रॉन निकालने के बराबर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नीचे वाले के बराबर होते हैं, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर में से नीचे को घटा देते हैं। 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। और अगर हमें न्यूक्लियनों की संख्या निकालनी है, न्यूक्लियन कितने होंगे, वो P प्लस N होता है, यानी A के बराबर होता है। A कितना था आपका, 1। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, सपोज 2He4, यहाँ पे तत्व क्या है आपका, हीलियम, इसको हम लोग हीलियम कहते हैं। इसमें Z परमाणु क्रमांक कितना है, 2, और एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर कितना है, 4। अब इसमें भी हम लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियन निकालेंगे। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज ये क्या है, तत्व इसका क्या है, Na क्या होता है, सोडियम। इसमें Z बराबर कितना है, 11, A बराबर कितना है, 23, प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, और न्यूट्रॉन कितना होगा, और न्यूक्लियन कितना होगा। आपने ऑक्सीजन पढ़ा है, 8O16, तत्व यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। इसका Z कितना हुआ, 8, A कितना हुआ, 16। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियन निकालना है। अब आप देखो क्या होगा। अब इसके लिए प्रोटॉन कितना हुआ, प्रोटॉन जो होता है वो Z के बराबर होता है, Z कितना है, 2, तो इसका मतलब 2 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, Z के बराबर होता है, वो भी कितना हो गया, 2। और न्यूट्रॉन कितना होता है, A माइनस Z, A कितना है, 4 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 2। और न्यूक्लियन क्या होता है, P प्लस N, यानी A का मान कितना है, 4। सेम यहाँ पे देखिए, P किसके बराबर है, Z के बराबर, यानी 11, ये भी Z के बराबर है, यानी 11,
न्यूट्रॉन A माइनस जेड है, यानी 23 माइनस 11 बराबर कितना हो गया 12। और न्यूक्लियॉन कितने होंगे P प्लस N, यानी A यानी कितना हो गया 23। ऑक्सीजन में करें, प्रोटॉन Z के बराबर है यानी 8, न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन Z के बराबर है यानी 8, न्यूट्रॉन A माइनस जेड के बराबर है, उसका मतलब 16 माइनस 8 बराबर 8। और न्यूक्लियॉन P प्लस N के बराबर यानी A के बराबर, यानी कितना हुआ 16। तो इस तरह से हम तत्वों में उपस्थित प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और न्यूक्लियॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे देती हूँ। वो होमवर्क आपका क्या है कि आपको ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉनों की संख्या फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा न्यूक्लियॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। वो आपका क्या है, अब हम दे देते हैं 7n14, दूसरा दे देते हैं 17Cl35, तीसरा दे देते हैं 12Mg24, चौथा दे देते हैं 13Al27, पाँचवा दे देते हैं 19-39 दे देते हैं, छठा देते हैं 20Ca40। तो आप लोग इतना करिएगा, इसको आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। जो मैंने बताया वो भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बचा हुआ उसको कंप्लीट करने के बाद मैं आप एक्सरसाइज पे आऊँगी। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।